मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करेंगे। मैंने कुछ वीडियोस आपको सेंड किए थे, आपको समझ में आया था उसमें क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है। चलिए तो हम इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं एक बार और जानते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके साथ जो बने हुए कंपाउंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। जो आपने जाना भी होगा, कुछ वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि क्या क्या उसमें इसमें इस चैप्टर के अंदर बातें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल का कौन से नंबर का एलिमेंट है? छठे नंबर का। कौन से नंबर का? छठे नंबर का। मतलब क्या है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6। अगर मैं इसके सेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं, सेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं, सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, यानी कि KLM डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा तो इसके 6 हैं। इसका एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को हम एटॉमिक नंबर से जानते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट मिलेगा, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है पीरियोडिक एलिमेंट्स वाला, उसके अंदर आपको पीरियोडिक टेबल बना हुआ मिलेगा। उस पीरियोडिक टेबल में जो छठे नंबर पे जो कार्बन है वो इसी तरह से रखा गया उसको, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब दोनों इक्वल है तभी वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगर मैं इसका सेल कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मैंने आपको बताया भी था कि कभी आपको जो नेक्स्ट जो आपकी प्रीवियस क्लास थी, इससे पहले वाली क्लास थी, मैंने आपको क्लास में समझाया था कि कैसे हम सेल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अब उसी को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कि अगर के सेल की बात करूंगा मैं तो के सेल में मिनिमम जो है मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इस 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, बचा कितना? 4। वो 4 किस में आएगा? एल सेल में। इसमें आएगा एल सेल के अंदर आएगा। अब बात करेंगे हम, अब एल सेल को स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कितने की? 8 इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे कितने हैं? 4 ही है इसके पास। इसका मतलब क्या है? इसको 4 की जरूरत पड़ेगी। अभी 4 की इसको जरूरत पड़ेगी तो 4 तो जल्दी कोई देगा नहीं। कोई भी अगर एलिमेंट होगा वो अपनी स्टेबिलिटी को देख करके ही इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। अब ये दे तो सकता नहीं है चारों के चारों। अगर चारों दे देगा तो ये स्टेबल हो सकता है, बट 4 देगा तो नंबर ऑफ, अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 है यहाँ पे आखिरी में। अगर ये 4 दे देगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 6 के 6 रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो कोई देता नहीं है। देता क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही आता है, इलेक्ट्रॉन ही जाता है किसी एलिमेंट में से। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो क्या इसकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन दे पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या? नामुमकिन है उसके लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अब बात करेंगे, एक तो एक केस हो गया कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्या कर दे? ये लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कंडीशन बनेगी वहां पे। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है स्टेबल होने के लिए तो क्या बन जाएगा? ये नियोन गैस की तरह बन जाएगा। अब देखो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले तो क्या होगा इसके साथ? अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 6 तो ऑलरेडी पहले से थे, 6 तो हमारे पास पहले से ही थे। अब क्या हुआ? 4 और इसने ले लिए एक्स्ट्रा में, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए इसके, लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए? 6 के 6 रहे इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को वो रोक नहीं पाएगा अपने सेल के अंदर। सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वो उसको रोक नहीं पाएगा, रोकने में असमर्थ होगा। सीधी सी बात है, अगर एक मोटा इंसान है और दूसरा पतला इंसान है तो मोटा वाला इंसान क्या करेगा? पतले वाले को बहुत जल्दी खींच लेगा। लेकिन क्या पतला वाला मोटे को खींच पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो सिर्फ ऐसे ही इसके साथ है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके, 10 इलेक्ट्रॉन जो है इसके
ज्यादा हो जाएंगे और न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ खींच सकता है, यानी कि 6 जो प्रोटॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये एटॉमिक नंबर के लिए हमारे पास डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या है कि जो इसकी अट्रैक्टिविटी है, जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर वो वीक पड़ जाएगा। इसका मतलब है अभी भी स्टेबल नहीं होगा। अब ये स्टेबल कैसे होगा इसके बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे भी और जानेंगे कि कैसे स्टेबल होगा। अब बात करेंगे हम कार्बन की। एक बार कार्बन को हम थोड़ा सा रीड करके पढ़ें, जाने कि क्या कार्बन क्या है। कार्बन इज एन एलिमेंट विच इज ऑफ द इमेंस सिग्निफिकेंस इन इट्स एलिमेंटल एंड कंबाइंड फॉर्म, प्लेस्ड इन 14th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल with atomic number 6, mass number 12, and electronic configuration 4 in its electronic valency 2 4. It's symbolized as, अब हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये तो सिंबल है कार्बन के लिए 12, ये होता है मास और ये होता है एटॉमिक नंबर, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको वेरीफाई, x4 सिंबल, Z4 मास, A4 एटॉमिक नंबर, इस तरह से हम सिंबलाइज करते हैं इसे लिखने के लिए। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, x y a b c कुछ भी ले सकते हो आप, ये आपकी सिंबलाइज, लेकिन रियल सिंबलाइजेशन ऐसे ही किया जाता है, आपके बुक में मिलेगा आपको। अब कई बार एक ट्रिक होती है, जैसे हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग ट्रिक लेते थे कि जो इवन नंबर होगा उसको डबल करने पे उसका मास आ जाता है, बट ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 एलिमेंट्स तक ही मिलेगा। उसके बाद फिर वो, क्योंकि कई बार क्या होता है न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, किसी में न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, किसी में न्यूट्रॉन कम होता है, तो इस तरह से मास जो होता है वो डिसबैलेंस रहता है। बट 20 तक हम ये मान के चलते हैं कि ट्रिक काम आ जाती है कि जो भी इवन नंबर होगा उसको आप डबल कर दोगे तो उसका मास पता चल जाता है हमें, और जो ऑड नंबर होते हैं उसको डबल करके उसमें 1 ऐड कर दोगे तो उसका मास हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूँ ऑड नंबर पे कौन है, सोडियम है, तो सोडियम के बारे में बात करूँगा तो सोडियम कितना है, 11 नंबर पे है, तो 11 को डबल करूँगा तो क्या होगा 22, और उसमें 1 ऐड कर दूंगा 23, तो सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है। तो ये ट्रिक हम आपको मिनिमम, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मान सकते हो, 20 एलिमेंट्स तक ही चलता है, उसके बाद करना मुश्किल रहता है। वहाँ पे प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन किसी में ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी में हाफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, वो आपको एलोट्रॉप की वजह से ऐसा होता है उनके साथ। तो अब हम बात करें कार्बन की, हम सोडियम की हम बात नहीं करें तो सोडियम को हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन के पास क्या है कि कार्बन 6 नंबर पे, उसका एटॉमिक मास कितना है 12 है। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास का होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो उसका मास कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। तो अब बात करेंगे, अब इसके आगे और चलते हैं कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन का कंपाउंड कैसे बनता है, कार्बन का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ भी कंपाउंड बनते हैं कार्बन के। जो आप एनवायरनमेंट में जितने भी देख रहे हैं कार्बन प्रोडक्ट्स, वो सभी किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन्स में क्या है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो कार्बन के वो कंपाउंड्स हैं। अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। अब मैंने क्या बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, तो क्या करेगा वो शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर करेगा। जैसे मान लो आपने क्लास में देखा होगा कई बार कि जब आपके पास पेन एक्स्ट्रा होता है तो कोई बच्चा मांगता है तो आप क्या करते हो, उसको कुछ देर के लिए उस पेन को शेयर कर लेते हो कि भाई ठीक है आप इससे काम चला लो, फिर आप काम करके मुझे दे देना। तो ऐसे ही क्या करता है कार्बन करता है। कार्बन काम चलाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, किसी न किसी से शेयरिंग कर लेगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड।
कोवलेंट बॉन्ड को हम मल्टीपल बॉन्ड भी कह सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड में कैसे सिंगल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है। तो उसको मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में भी आ जाता है। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में दो कार्बन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन देगा, ठीक है। अभी मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन है, इस कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ हम वो दिखाते हैं सिंबल के ऊपर। किसी भी कार्बन या किसी भी एलिमेंट का जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ उसी को उसके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर शेयरिंग पर्पस। जैसे इसके पास, इसके में कितने थे, 2 और 4, आखिरी में 4 थे, तो हमने क्या कर दिया, इसको 4 लगा दिया इसके आगे। अब इसके यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मान लो शेयरिंग करनी है, इसको बॉन्डिंग शेयरिंग करनी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं। अब ये क्या करेगा, ये इसके इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये वाला इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है। ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड का ही फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही इनके बीच में क्या होगा, किसी के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा और दो कार्बन के बीच में कई बार ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। और इन्हीं के सभी के नाम अलग अलग नेम है। इसको हम एल्केन के नाम से जानते हैं, इसको हम एल्कीन के नाम से जानते हैं, इसको एल्काइन के नाम से जानते हैं। तो ये हम आगे हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा भी है और जाना भी है और समझा है कि कैसे कैसे ये बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है। नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने तो समझा होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है या फिर डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। अब इसके बाद क्या, थर्मल क्रैकिंग के बारे में थोड़ा समझ लें। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ इस चैप्टर को, तो मैं कुछ टॉपिक्स जो आपको दोबारा से समझाना होगा मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करके बताऊंगा, बाकी मैं आपको रीड आउट करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Isomers, the compounds with some molecular formula but different structure formula। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे अब बात करेंगे हम ह्यूमन बींग्स की, तो जो ब्लड होता है हमारे ह्यूमंस में सभी का रेड होता है, सभी के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। बट सभी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, कोई पतले होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई लंबा होता है। मतलब हर किसी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग दिखेगा आपको, बट उसके अंदर जो ब्लड्स होंगे वो सेम कलर का होता है, कलर उसका सेम होगा बट ग्रुप्स उसका भी डिफरेंट होगा। तो कुछ क्या जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है जो उनके वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्म इसका क्या है वो सेम रहता है। हम इसको ऐसे इस एग्जांपल में सेट करके समझ सकते थे। तो मैंने आपको समझाया हो कि कैसे क्या होता है आइसोमर्स। द कंपाउंड विद सम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नाउ थर्मल क्रैकिंग, एन एल्केन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स on heating gets its molecules converted into hydrocarbons of low level having a comparatively less number of atoms of carbon. This process is termed as thermal cracking. इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल क्रैकिंग बोलेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, मान लो हमें इसको, इसके पास क्या है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को सिंगल ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हमें थर्मली हीट करना पड़ेगा उसको। तो क्या होगा, उसको हम थर्मल क्रैकिंग के नाम से जानेंगे। कैटालिटिक क्रैकिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ केमिकल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज टर्म्ड एज कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, बट खुद कंज्यूम नहीं होता, उसमें कंजम्पशन नहीं होता उसका, बस वो क्या करता है, उससे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाए, ठीक है। मान लो आप कोई खाना खा रहे हैं, अगर वो खाना आपकी बॉडी में बहुत लेट पचेगा तो क्या होगा, आपको भूख लगेगी नहीं गई। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे जो सेलिवा जो होता है वो क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है, एंजाइम्स है, वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, बहुत जल्दी पचा देता है, इसलिए आपको जल्दी भूख लगती है। अगर वो बाय द वे अगर वो ना पचाए तो क्या होगा, आपको भूख लगेगी ही नहीं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही कैटलिस्ट का काम होता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि दो एलिमेंट के बीच का जो रिएक्शन रेट है, वो जो रिएक्टिंग रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता कभी भी,
बट उनके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज कर देता है। कार्बन्स के बारे में अब हम बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, एल्केन। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, ये नाम है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, इसका क्या होगा, CnH2n, इसका क्या है, CnH2n-2। अब देखो इसमें CnH, अब n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स। जो भी मॉलिक्यूल्स के जो एटम होते हैं वो कितना कंबाइन कर रहे हैं वो n कहलाएगा। अब n की जगह मान लो मैंने रख लिया 1, अगर n = 1 मान लेता हूँ तो C1 हो गया, तो C1 का मतलब C देखेंगे, H 2 × 1 + 2 क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, यानी CH4। इसको हम बोलते हैं मीथेन गैस। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन गैस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मीथेन गैस। अब ऐसे ही बहुत सारे ये जो मीथेन है वो आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, आपस में बहुत सारे कंबाइंड होंगे, तो उनके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो क्या होगा, मीथेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इस तरह से हम 10 जो है टॉप जो फर्स्ट 10 जो कार्बन के नेमिंग्स है वो हम अपने नॉर्मल क्लास यानी कि सीनियर हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर वो जो जितने आप आगे लेवल पे जाओगे आपको नए नए नाम्स आपको पता चलते चले जाएंगे इसके। तो ये एल्कीन है। अब ऐसे ही इसके अंदर हम बात करेंगे किसमें, एल्कीन के बारे में बात करेंगे। किसमें देखो, अगर मान लो मैं C को 1 मान लूँ, n की जगह 1 ले लूँ एल्कीन के लिए, H की बात करूँगा तो 2 × 1 2 यानी CH2। अब CH2 की बात करूँ तो इसमें क्या है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और ये 2 6 है। क्या स्टेबल हुआ, नहीं हुआ, इसीलिए ये कभी भी बनता ही नहीं है इसमें, यानी कि मीथेन कोई कंपाउंड होता ही नहीं है यहाँ पे क्या होता है, सीधा इथीन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, इथीन, और यहाँ पे क्या है, इथाइन होता है। यहाँ पे सिर्फ मीथेन से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे इथीन और इथाइन यानी सेकंड नंबर ऑफ कार्बन से, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसको बैलेंस भी होना है। अगर ये बैलेंस होकर स्टेबल नहीं होगा तो आपको ये मिलेगा ही नहीं इन्वायरमेंट में। कोई भी एलिमेंट आपको इन्वायरमेंट में तभी मिलता है जब वो स्टेबल हो, अगर स्टेबल नहीं होगा तो आपको मिलेगा ही नहीं कभी भी। तो आज के लिए आपका टॉपिक बस इतना।